नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। हम आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत, सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। आज होगी गठबंधन की बड़ी बैठक। इधर झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार। इंडिया गठबंधन ने जीती 56 सीटें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर आए नतीजे। बुधनी में भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत भार्गव ने जीता मैदान। विजयपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज की। इधर रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की जबरदस्त जीत। कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। शीत सत्र को लेकर आज होगी सर्वदलीय बैठक। कल से 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे कार्यक्रम के जरिए देश को करेंगे संबोधित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 6 दिवसीय विदेश दौरा। मुंबई से लंदन के लिए हुए रवाना। कल से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी में उद्योगपतियों से निवेश पर करेंगे चर्चा। एमपी के नए डीजीपी बने कैलाश मकवाना 1 दिसंबर को ग्रहण करेंगे पदभार। गृह विभाग ने नियुक्ति का आदेश किया जारी। 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं मकवाना। बिलासपुर में सीएम के काफिले के सामने महिला का हंगामा। न्याय की मांग को लेकर मिलने की जिद पर अड़ी। युवक के प्रताड़ित करने पर कार्रवाई नहीं होने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही चाकूबाजी। बिलासपुर में 2 लोगों ने युवक पर किया हमला। धमतरी में नकाबपोश युवकों ने सहायक आरक्षक पर हमला कर लूट लिए पैसे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की 7 बजे की 7 बड़ी बात से। तो भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग 2 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचेंगे। इधर दिल्ली में प्रदूषण फिर से गंभीर स्थिति पर जा पहुंचा है। AQI लेवल 467 दर्ज किया गया है, जबकि एमपी और राजस्थान के 18 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे जा पहुंचा है। सऊदी अरब के जिद्दा में आज IPL का मेगा ऑक्शन होना है। इधर पर्थ टेस्ट मैच की बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 218 रनों की बढ़त बनाकर रखी है। इधर पाकिस्तान में शिया सुन्नी हिंसा में 37 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। बांग्लादेश में हिंदू रैली में जा रही बस पर हमला हुआ है और 20 लोग इसमें घायल हुए हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। भोपाल से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। कैलाश मकवाना अब मध्य प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। गृह विभाग ने मकवाना की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। आधी रात को यह आदेश जारी किया गया है। कैलाश मकवाना अब मध्य प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। 1 दिसंबर को ये पदभार ग्रहण करेंगे और सुधीर सक्सेना की जगह अब नए डीजीपी मध्य प्रदेश के कैलाश मकवाना होंगे। 30 नवंबर को आपको बता दें कि डीजीपी सुधीर सक्सेना रिटायर होने जा रहे हैं और कैलाश मकवाना उनकी जगह नए डीजीपी मध्य प्रदेश के होंगे। 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। पुलिस कॉरपोरेशन में अभी चेयरमैन है। इसके अलावा बी और आईटी से एमटेक किया है। तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में इनकी गिनती होती है और 2022 में लोकायुक्त में स्पेशल डीजी रह चुके हैं। 31 दिसंबर 2025 में मकवाना का रिटायरमेंट होना है, यानी 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 1 से ज़्यादा साल का समय इनको मिलेगा। डीजीपी की जिम्मेदारी ये संभालेंगे। सुधीर सक्सेना की जगह 1988 बैच के आईपीएस अफसर कैलाश मकवाना अब मध्य प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। दरअसल और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, तेज तर्रार अफसरों में इनकी गिनती होती है और बड़ी चुनौती भी है उनके सामने मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की।
बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की चुनौती है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश को 32वां जो डीजीपी है उनका नाम फाइनल हो चुका है। कैलाश मकवाना प्रदेश के 32वें डीजीपी होंगे। 2 साल का उनका कार्यकाल। ईमानदार अफसर की उनकी छवि है और यही वजह है कि जिन 9 नामों का पैनल दिल्ली गया था उसमें से 3 नाम चुने गए थे। उन 3 नामों में से जो एक नाम कैलाश मकवाना का है उस पर यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दी और देर रात विदेश यात्रा पर जाने से पहले उनके नाम की कल जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। मकवाना का जो कार्यकाल है वो 1 दिसंबर से शुरू होगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि अगर उनका एक प्रोफाइल देखा जाए तो भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारी कैलाश मकवाना डीआईजी इंटेलिजेंस के रूप में सिंहगढ़ 2004 में नोडल अधिकारी रह चुके हैं। इसके साथ ही आईजी इंटेलिजेंस प्रोविजनिंग, एडीजी प्रोविजनिंग, सीआईडी और इंटेलिजेंस वो एडमिनिस्ट्रेशन रह चुके हैं। इसके साथ ही स्पेशल डीजी, सीआईडी, डीजी लोकायुक्त, डीजी चेयरमैन, एमपी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन जैसे अहम पदों पर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एक कड़कदार, रौबदार और एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर उनकी छवि है और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अगला डीजीपी मध्य प्रदेश का कौन होगा, तो ये बिल्कुल हरप्रीत, चूंकि जिन जिलों की जिम्मेदारी भी इन्होंने शुरुआती समय में संभाली थी, चाहे वो बस्तर हो, सीधी हो, वहां पर भी इनके फैसलों को लेकर बहुत चर्चा रही है। और जैसा आप बता भी रही हैं कि तेज तर्रार, कड़क ऑफिसर के तौर पर इनकी एक पहचान है। चूंकि मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह से स्थिति है, जिस तरह से ड्रग्स का रैकेट फ्रिक्वेंटली यहाँ पर सामने आते हैं और मामले पकड़ में भी आते हैं, इस दिशा में भी इनकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जब एक प्रदेश के सबसे वरिष्ठ और सबसे उच्च पद पर बैठे जो डीजीपी हैं उनकी जो तमाम चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं वो सबसे बड़ी होती है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित तरीके से रखना। हालांकि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश की अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर क्राइम बढ़ा है और इसके साथ ही एमडी ड्रग्स जैसी 1814 करोड़ की जो फैक्ट्री भोपाल जैसी जगह में पुलिस की नाक के नीचे मिली है, तो इनके लिए ये चुनौती है कि जिस तरह से ड्रग माफिया फैल रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, सबसे पहले उसे रोकना है। इसके साथ ही जो पुलिस की अपनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी दूर करके बेहतर पुलिसिंग कैसे पूरे प्रदेश में की जा सकती है जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को मिले, ये इनकी निसंदेह। हरप्रीत, इस खबर पर आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम आगे भी लगातार लेते रहेंगे। तो डीजीपी सुधीर सक्सेना की जगह अब कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। 1988 बैच के ये आईपीएस अफसर हैं और बस्तर जैसे जिलों की कमान अपने अर्ली ऑफ कैरियर में संभाल चुके हैं। बी और आईआईटी से एमटेक की पढ़ाई की है और इनका नाम शुमार होता है मध्य प्रदेश के तेज तर्रार कड़क ऑफिसर के तौर पर, जिनके ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के डीजीपी के तौर पर होने वाली है। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के विदेश यात्रा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भर चुके हैं। 25 से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी में उद्योगपतियों से निवेश को लेकर चर्चा करेंगे और यूके के लंदन, बर्मिंघम, जर्मनी के म्यूनिख और स्टटगार्ट, ये इन शहरों का दौरा करेंगे। यूके में 120 और जर्मनी में 1290 दिग्गजों से ये मुलाकात करने वाले हैं और मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण उन्हें मिलेगा ताकि मध्य प्रदेश में विकास के रास्ते को और बेहतर किया जाए, लोगों को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश में निवेश आए। इसकी कोशिश के लिए इसका संकल्प लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश दौरे पर निकले हैं और कई उद्योगपतियों और बिजनेसमैन से बातचीत होगी। यूके में, जर्मनी में कई प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी और मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है अगले कुछ वर्षों के लिए वो उनके सामने पेश किया जाएगा और क्या बेहतर दिया जा सकता है सरकार के द्वारा और कौन से निवेश मध्य प्रदेश में लाए जा सकते हैं, इसकी कोशिश करने मुख्यमंत्री अब विदेश दौरे पर रवाना हो चुके हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार को लेकर के हमने जो अभियान चलाया था, हमारे अपने मध्य प्रदेश के सभी संभाग केंद्रों से होता हुआ अब ग्लोबली विश्व के स्तर की हम अगर इन्वेस्टर समिट भोपाल में कर रहे हैं और ये भी आज़ादी की बात पहली बार भोपाल लेवल पर ये ग्लोबली इन्वेस्टर समिट हो रही है।
तो स्वाभाविक रूप से हमको बाहर के लोगों को निमंत्रण देने आना पड़ेगा। हमने अलग अलग प्रकार से सबको जोड़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में यूके, इंग्लैंड और जर्मनी जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े पैमाने पर निवेशक मिलेंगे और हमारी ग्लोबल समिट भी होगी, सफल होगी और रोजगार भी बढ़ेंगे। सीएम साय का अपडेट आपको बता दें, आज कौन कौन से कार्यक्रम वो शामिल होंगे। रायपुर और जशपुर में कुछ कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। रायपुर में 76वें एनसीसी डे सेलिब्रेशन में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। राज्य स्तरीय आर्चरी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी वो मौजूद रहेंगे। जशपुर में ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में भी वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जशपुर के बाग बहार में एक प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें भी वो शिरकत करने जा रहे हैं। तो आज कई कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायपुर और जशपुर में फुटबॉल प्रतियोगिता और रायपुर में आर्चरी प्रतियोगिता है, जिस कार्यक्रम में विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र में आए नतीजों की। महाराष्ट्र में नतीजे आ चुके हैं और इसके बाद बैठक का दौर भी शुरू हो चुका है। महायुति के तीनों दलों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और महायुति के मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। जीत के बाद महायुति में सीएम पद को लेकर चर्चा तेज है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे के नाम पर जोर लगाया जा रहा है। 26 नवंबर को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और इसी विषय को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक महायुति की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का शिंदे गुट और इसके अलावा एनसीपी का अजीत पवार का गुट एक साथ बैठेगा और इनकी बातचीत होगी और संभवतः मुख्यमंत्री पद का ऐलान जल्द से जल्द हो सकता है। ऐसी सूचना मिल रही कि 26 नवंबर को महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली जा सकती है, लेकिन इससे पहले सहमति बननी है, बातचीत होनी है सभी पार्टियों के बीच और यही बैठक आज एक महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में होने वाली है। महाराष्ट्र के बाद अब बात झारखंड की। झारखंड के नतीजे आ चुके हैं और नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक रांची में होनी है। कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 9:30 बजे विधायकों की बैठक होगी। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी और पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे इंडिया ब्लॉक की नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होनी है। सीएम आवास में हेमंत सोरेन ने भी बैठक बुलाई है और विधायक दल के नेता वो चुने जाएंगे। हेमंत सोरेन राज्यपाल से मुलाकात करने से पहले वो कांग्रेस के विधायकों से भी मिलेंगे और एक बड़ी जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड के विधानसभा चुनाव में मिली है। उनके साथ सहयोगी पार्टनर के तौर पर कांग्रेस पार्टी भी थी और एक बड़ी जीत तमाम विरोधों और सियासी बयानबाजी के बाद उन्हें मिली है। और आज राज्यपाल से मिलने से पहले हेमंत सोरेन कांग्रेस के विधायकों से भी मिलेंगे और उसके बाद राज्यपाल से जाकर मुलाकात वो करेंगे। महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की तमाम साजिश नाकाम हुई है। सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। आज महाराष्ट्र में झूठ, छल पूरी तरह हारा। कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, उतनी ही बड़ी हार इनके सहयोग वालों को भी मिली। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। रायपुर दक्षिण सीट पर हुई उपचुनाव के नतीजे भी कोई हैरान करने वाले नहीं है। प्रेडिक्शन सब लगा ही रहे थे, क्योंकि इस तरह के नतीजों की उम्मीद भी की जा रही थी। लेकिन साल 2023 से 10% कम वोटिंग के बाद भी जिस मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी की जीत हुई है, उस पर चर्चा हो रही है। सीट पर भारतीय जनता पार्टी 8वीं बार जीत दर्ज कर चुकी है। जीत भले ही सुनील सोनी की है, लेकिन चर्चा बृजमोहन अग्रवाल की हो रही है। मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गगण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है। लेकिन ये जनता का जनादेश है, लोकतंत्र में जो जनता जो कोई फैसला दे देती है वो अंतिम होता है। जो जनादेश आया है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। हमारी लड़ाई जनता के हित में, जन सरोकारों के लिए जारी है। रायपुर दक्षिण सीट पर आए नतीजों से साफ हो गया कि बीजेपी का गढ़ मजबूती से बरकरार है। पार्टी ने यहां से पूर्व महापौर और पूर्व सांसद सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने कांग्रेस के युवा फेस आकाश शर्मा को 46,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी। सुनील सोनी को 89,220 वोट मिले, जबकि आकाश शर्मा को 43,053 वोट प्राप्त हुए। शानदार जीत के बाद बीजेपी खेमे में जबरदस्त जश्न मना, तो कांग्रेस कैंडिडेट ने जनता को धन्यवाद दिया, जबकि पार्टी ने इसे सत्ता पक्ष के फेवर में जाने वाला ट्रेंड बताया। मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गगण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। कि दक्षिण की जनता ने पिछले 35 सालों से जो विश्वास व्यक्त किया उसको 36वें साल में भी बनाए रखा, और जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे उनको धूल चटा दी। और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है, था और वो रहेगा। मैं ये बात आकलन करने की बात है कि मैंने जनता के बीच जाके हर घर में जाने का प्रतिदिन मैं 40 किलोमीटर चलता था, जनता के बीच पहुंचता था। सामने बीजेपी प्रत्याशी दिखता नहीं था, कुछ प्रचार में नहीं था। लेकिन ये जनता का जनादेश है, लोकतंत्र में जो जनता जो कोई फैसला दे देती है वो अंतिम होता है। और जनता ने सुनील सोनी जी को चुना है, उनको बहुत बहुत रहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जैसे उनके 2 विधायक मिलेंगे बोला था। इस परिणाम से कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये परिणाम अप्रत्याशित आए हैं। हमें अमूमन परिणाम सत्तारूढ़ दल के लिए आते हैं, लेकिन हमारे नेताओं की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि हम यहाँ के हाल का अंतर कम करने में सफल रहे हैं। और जो जनादेश आया है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। हमारी लड़ाई जनता के हित में, जन सरोकारों के लिए जारी है। कुल मिलाकर बृजमोहन अग्रवाल ने सुनील सोनी की जीत में अहम भूमिका निभाकर अपनी साख, तो वहीं बीजेपी ने अपना गढ़ बचा लिया। पर सवाल ये है, इस जीत का सेहरा किसके सिर होगा? प्रत्याशी सुनील सोनी, या हमेशा साथ खड़े रहे बृजमोहन अग्रवाल, या फिर साय सरकार का सुशासन? सवाल तो कांग्रेस के लिए भी है। आखिर युवा फेस का दांव और एग्रेसिव कैंपेन के बावजूद आकाश क्यों हारे चुनाव? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर दक्षिण का अपना गढ़ बचा लिया। कांग्रेस ने हर दांव खेल दिया, ब्राह्मण उम्मीदवार दे दिया, युवा चेहरा पेश कर दिया जनता के सामने। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी हार के बाद कुछ मंथन करेगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि सवाल यह भी है कि मौजूदा महापौर और पूर्व महापौर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे के वार्ड से कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई। भारतीय जनता पार्टी इन वार्ड से भी, इन दिग्गजों के वार्ड से भी लीड बनाने में सफल रही। तो कांग्रेस को इस विषय पर भी चिंतन करना होगा। अब छत्तीसगढ़ के बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के रिजल्ट तो आ गए हैं। बुधनी में जीत अपेक्षित थी, पर विजयपुर में हुई जो हार है इसने भारतीय जनता पार्टी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहते हैं जब भी उपचुनाव होता है तो पूरी सरकार चुनाव लड़ती है, पर तगड़ी लड़ाई के बाद भी विजयपुर के किले में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा नहीं पाई। तो यह हार किसकी है, यह सवाल अब अहम हो चला है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप जरूर देखें। भले ही महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आई हो, लेकिन ये खुशी एमपी के एक कैबिनेट मिनिस्टर को उसी के घर में हराने की है। ये सतीश सिकरवार हैं जो विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत पर इतने खुश हो गए कि जिस आदिवासी वोटर्स की बदौलत जीते उसी पर पैसों की बारिश कर दी। इसके बाद विजयपुर जीत पर बयानों की बौछार हो गई। कोई कह रहा है गद्दारी की सजा मिली, तो कोई कह रहा है करारा जवाब मिला, तो कोई महाराष्ट्र की जीत की भूमिका बताते हुए अपनी हार स्वीकार कर रहा। विधानसभा क्षेत्रीय जनता का, मतदाताओं का बहुत बहुत आभार और प्रशासन का भी ये आभार व्यक्त करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताया है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बीजेपी हमेशा झूठ की राजनीति करती है, झूठे वायदे करती है, झूठी घोषणाएं करती है, वो गरीबों का शोषण दमन करती है। आपने चुनाव में देखा होगा, लोगों पर गोलियां बरसाई, लठ दिए, लोगों को वोट डालने से रोका गया, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। आज विजयपुर की ऐतिहासिक जीत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, उसके प्रशासन को। जो फिल्मों में नहीं होता है वैसी भयावह स्थिति विजयपुर में बनाई। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। विजयपुर जहाँ रामनिवास रावत ने कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी का दामन थामा था, उनके हार का सर्टिफिकेट चुनाव आयोग ने जारी कर दिया। वो सीट बीजेपी हार गई है। ऐसा लगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कैबिनेट मिनिस्टर की हार को बड़े लाइट मोड में लिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद आज तक हम विजयपुर में एक बार ही जीते हैं, लेकिन पिछली हार से हमारा अंतर कम हुआ है। उधर बुधनी में बीजेपी ने शुरुआती राउंड में हार के बाद कम मार्जिन से ही सही ये सीट जीत ली। 1 साल पहले इसी सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा का था, जो इस बार 13,000 पर सिमट गया।